फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टाइटल है करप्शन, भ्रष्टाचार। कई लोग इससे त्रस्त हैं, दुखी हैं और कई लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। यह भी एक ऐसा खिलौना बन चुका है समूचे विश्व के लिए। कई लोग, मुट्ठी भर लोग या मेजॉरिटी इस करप्शन का फायदा उठाकर अपने व्यक्तिगत विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और वहीं गरीब रिश्वत देते देते उसकी, यह मैं कह दूं, कब्र छुप जाती है। सबसे पहले मैं दो एग्जांपल लेके, बहुत बोल गया, क्या क्राइटेरिया हो सकता है। मैंने कहा समूचे विश्व में करप्शन भारत में नहीं है, समूचे विश्व में है। करप्शन की भी एक इंडेक्स जारी होती है। एक मैंने पूरा वीडियो दिया था, इंडेक्स इन वेरियस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स, वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्स। ठीक इसी तरह करप्शन इंडेक्स है। डिटेल में आने से पहले दो एग्जांपल लेना चाहूंगा। टॉप ऑनेस्ट कंट्री डेनमार्क पहले रैंक पे है, जिसका स्कोर आउट ऑफ 190 है। यदि मैं ये कह दूं कि विश्व का सबसे ईमानदार देश डेनमार्क, जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, एंड वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे करप्ट कंट्री साउथ सुडान है। सुडान अलग है, साउथ सुडान अलग है। साउथ सुडान जिसका रैंक 180, स्कोर 8 है। तो हमारे पास 90 स्कोर वाला डेनमार्क भी है, रैंक नंबर 1, और केवल 8 स्कोर वाला साउथ सुडान भी है, रैंक 180। कौन कौन से फैक्टर है जो किसी देश को ऑनेस्ट लाइक डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, या टॉप करप्ट लाइक साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुला, सीरिया एक्सेट्रा बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड रूल्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड रूल? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। किसी भी में करप्शन को रोकने में जुडिशरी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आपकी जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है? कहीं किसी हाई कोर्ट के जज के घर से जले हुए नोट तो नहीं मिलते। यह एक फैक्टर है कि किस तरह इंडिपेंडेंट जुडिशरी देश को और विश्व को करप्शन से दूर कर सकती है। पुलिस व्यवस्था कैसी है? आपके घर में चोरी हुई, आपने फोन किया, पुलिस 5 मिनट के अंदर आती है, 50 मिनट के अंदर आती है, या 2 घंटे के अंदर आती है। आप एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, बलात्कार की रिपोर्ट, चोरी की रिपोर्ट, तुरंत एफआईआर लिख ली जाती है, या एफआईआर लिखने में आपको 5 से 6 घंटे पुलिस थाने में बिताने पड़ते हैं। रेगुलेटर्स कैसे हैं? चलिए इसको छोड़े। एंटी करप्शन एजेंसीज विद लो पॉलिटिकल प्रेशर। इस पॉइंट पे मैं जरा इंफेसिस देना चाहूंगा। एंटी करप्शन एजेंसीज विद लो पॉलिटिकल प्रेशर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का नाम आपने सुना होगा। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, ईडी का नाम आपने सुना होगा। क्या कारण है हमारे देश में सीबीआई और ईडी विपक्ष के नेताओं के घरों पर ही रेड डालती है? क्या दूसरी जो सत्ता वाली पार्टी है इतनी ईमान है कि उसके यहां सीबीआई और ईडी की कोई जरूरत ही नहीं है? क्या कोई इससे सहमत हो सकता है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाई ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में किसी प्रक्रम में कितना पैसा खर्च हो रहा है, यह जनता को पोर्टल पे मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की किस नीति पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। यदि आप एक पार्लियामेंट के मेंबर की सैलरी ढूंढने जाएंगे, आपको 15-20 मिनट लगेंगे एआई से सारे पर्क्स कलेक्ट करने में, सैलरी कलेक्ट करने में। एक सफेद व्हाइट लेटर जारी होना चाहिए कुछ मुद्दों पर। कितनी ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट में? और मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं, यदि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2005 में
राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार नहीं दिया होता तो शायद आज मुझे यह मालूम नहीं होता कि हमारे प्रधानमंत्री जी की 11 वर्षों की विदेश यात्राओं पर 24,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये आरटीआई का धन्यवाद, लेकिन आरटीआई से मालूम चला है, कहीं ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। लो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। आप सचिवालय में जाइए, क्या कारण है आपके देश के 95% स्टार्टअप फेल हो चुके हैं। बहुत स्टार्टअप वोकल इन लोकल, लोकल इन वोकल, 95% आपके स्टार्टअप फेल क्यों हुए हैं? इसका जवाब दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री जी से मैं जवाब चाहता हूं, क्या कारण है 95%? रेड टेपिज्म के कारण। फाइल को आगे पास करवाने में आप कितना बड़ा नोट आगे रखते हैं, यह हमारे सचिवालय सेक्रेटरीट की सुंदरता है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। आप 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से डिक्लेयर कर देंगे, मैं यह करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण है 2014 में स्विट्जरलैंड में जो लगभग 37,000 करोड़ का, नहीं सॉरी 11,000 करोड़ का ब्लैक मनी था, वो आज 37,000 करोड़ पे पहुंच गया। आप ब्लैक मनी दूर करने की बात कर रहे थे, 3 गुना ब्लैक मनी स्विस बैंक में बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? आपकी पॉलिटिकल विल क्या है? फिर मैं आज दोहराना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, गरीबी की रेखा की परिभाषा क्या है? आप बार बार चिल्ला के कहते हैं 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएं, वो आखिर गरीबी की रेखा की परिभाषा क्या है? यह होती है पॉलिटिकल विल। कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। समाज, हमारा समाज किस तरह भ्रष्टाचारियों को देखता है। यदि एक जस्टिस जले हुए नोट अपने घर के कमरे में मिलने के बाद भी उन पर महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग के द्वारा उनको अपने पद से हटाना पड़े, इससे ज्यादा गिरी हुई हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था क्या होती है। भक्ति शब्द बहुत छोटा कह रहा हूं। हम ये नहीं देख रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। छोड़ दीजिए सब सिविल सोसाइटी को, मीडिया। किसी जमाने में जब दूरदर्शन होता था, मुझे याद है वीपी सिंह ने कहा था ये दुष्ट दर्शन है क्योंकि कांग्रेस को दिखाता है। आज का बिका हुआ मीडिया आपके देश की करप्शन की स्थिति को क्या बयान करेगा? किसी चैनल पे चले जाइए, लगता है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, एंकर नहीं बोल रहे हैं। जब मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है, और जब पत्रकारिता का चौथा स्तंभ विध्वस्त होगा, पूरा लोकतंत्र तहस नहस हो जाएगा, और वही मीडिया की भूमिका होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स। आप किसी को कितनी सैलरी दे रहे हैं? यदि आप एक लेक्चर की जो आज स्टार्टिंग सैलरी है लगभग 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख के बीच में है, और आप 30,000, 20,000 या इवन 15,000 पर कुछ प्राइवेट कॉलेज में लेक्चर या प्रोफेसर रखेंगे, तो वो जरूर खरीदारी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे। ये फैक्टर्स हैं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड रूल्स, हाई ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, लो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और रेड टेपिज्म, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब जरा हम आ जाते हैं किस तरह यह लिस्ट बनती है। मैंने आपसे कहा एक इंडेक्स जारी होता है, 100 स्कोर होता है मैक्सिमम, और न्यूनतम 0 होता है। जो 100 के करीब होगा बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट कंट्री होगा, उसका स्कोर भी ज्यादा होगा। सबसे पहले कुछ ईमानदारी की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, डेनमार्क सबसे ज्यादा ईमानदार मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री है, जिसका रैंक पहला है और स्कोर 90 आउट ऑफ 100। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, जिसकी कैपिटल हेलसिंकी है, 88 स्कोर है, रैंक 2 है। थर्ड रैंक है सिंगापुर, 84 स्कोर है। फोर्थ न्यूजीलैंड, स्कोर 83, रैंक 4th। फिफ्थ रैंक लग्जमबर्ग, स्कोर 81। सिक्स रैंक नॉर्वे, जिसकी कैपिटल ओस्लो है, और मैं बता दूं जहां शांति का नोबेल प्राइज हर 10 दिसंबर को दिया जाता है। 5 नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स आर गिवन
इन द जेनेवा कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, बट जो पीस का नोबेल प्राइज है वो इस नॉर्वे में दिया जाता है, जिसका ऑनेस्टी स्कोर 81 और रैंक 6 है। स्विट्जरलैंड 81 स्कोर, रैंक 7th। स्वीडन 80 स्कोर, रैंक 8th। नीदरलैंड 78 स्कोर, 9th रैंक। ऑस्ट्रेलिया 77 स्कोर, 10th रैंक। ये 10 ऐसे कंट्रीज हैं जो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, हर आप एआई पे जाइए, थोड़ा सा स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको यही 10 लिस्ट मिलेगी हमेशा ऑनेस्ट कंट्रीज की। अब टॉप करप्ट कंट्री पे आ जाए। जब टॉप ऑनेस्ट कंट्री है, टॉप करप्ट कंट्री साउथ सूडान, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, सबसे नीचे 180 कंट्री में 180 पोजीशन है, 8 स्कोर है। सोमालिया 179 रैंक, 09 स्कोर। वेनेजुला 178 रैंक, 10 स्कोर। सीरिया 177 रैंक, 12 स्कोर। नॉर्थ कोरिया 15 स्कोर और 170 रैंक। मोस्ट करप्ट कंट्रीज, जहां क्रॉस लगा देना चाहिए, जहां कहीं किसी नागरिक की, एक ईमानदार नागरिक की उस देश में पैर रखने की इच्छा नहीं करेगी। अब जो एनालिसिस है, हम जब कभी भारत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सर्वाधिक सबसे बड़ी व्यवस्था बन गए और 2047 तक 22 साल के बाद हम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, यदि मुझसे पूछा जाए भारत में काला धन, ब्लैक मनी कितना है, काफी ढूंढना पड़ेगा आपको। आप जेमिनी पे जाइए, गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी जाइए और परप्लेक्सिटी पे जाइए, बहुत अच्छे आपको आंकड़े मिलेंगे। यदि आपकी देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद 30 लाख करोड़ रुपए का है, तो ब्लैक मनी उसमें 15 लाख करोड़ रुपए की है। यानी 50% ऑफ योर जीडीपी इज शैडो मनी, ब्लैक मनी और नंबर 2 का पैसा जिसको हम कहते हैं। यानी जीडीपी की यह 50% अमाउंट ब्लैक मनी हो तो भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खैर, अब भारत की स्थिति देख लें, 100 में से 38 नंबर है जी, 36 में पास किया जाता है। बड़ी खुशी है मुझे कि 38 नंबर है, पास हो गया। रैंक हमारा 93, 96 है। मतलब जो विश्व गुरु है, विश्व गुरु जिसको पहले नंबर पर ईमानदारी में होना चाहिए, वहां डेनमार्क है 90 स्कोर के साथ, पहले रैंक के साथ। भारत 38 स्कोर के साथ, कुछ एआई 93 पोजीशन दे रहे हैं, कुछ 96 दे रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्री आई कैन से। यूएसए रैंक 28, 65 स्कोर, काफी अच्छा कहूंगा मैं। नॉट लाइक डेनमार्क बट वेरी सेटिस्फैक्टरी। यूके रैंक 20, स्कोर 71। जापान 20वें क्रमांक पे है, 71 स्कोर है, ईमानदार कंट्री है। इसीलिए जापान ने टेक्नोलॉजी में और मानवता में और यह कह दूं ऑनेस्टी में जो प्रोग्रेस की है, वो समूचे विश्व के लिए एक उदाहरण है। जर्मनी पे आ जाइए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तहस नहस हो गया था, 75 स्कोर है ऑनेस्टी में, 50th रैंक है। स्विट्जरलैंड रैंक 7th है, स्कोर 81 है। साउथ कोरिया रैंक 30 है, स्कोर 64 है। हांगकांग रैंक 17 है, स्कोर 74 है। फ्रांस रैंक 25 है, स्कोर 67 है। यदि मैं कहूं फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, कोई मना करेगा? जी नहीं है। हांगकांग बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन बहुत ही ईमानदार कंट्री है। साउथ कोरिया जस्ट अपोजिट टू आई थिंक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का रैंक यदि 170 है, तो साउथ कोरिया 30वें रैंक पर है और उसका स्कोर 64 है। इसीलिए जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साउथ कोरिया में हुई है, वो समूचे विश्व के लिए एक उदाहरण पेश करती है। स्विट्जरलैंड आप सबको मालूम है, जर्मनी की मैंने अभी चर्चा की थी, जापान की थी, यूके की थी, यूएसए की थी। चाइना पे आ जाए जरा, 76 रैंक, 43 स्कोर। भारत से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन भारत का रैंक 93 है। मैं समझ नहीं पा रहा
ये चाइना में 76 और 43 क्यों है? ठीक है, चाइना में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, क्या भारत उसका मुकाबला कर पाया है? बात यहां आती है कि हम ईमानदार कैसे बन सकते हैं। यदि 10 रुपए लेना बेईमानी है, तो 10 करोड़ लेना भी बेईमानी है, और यदि 10 करोड़ लेना बेईमानी है, तो 10 रुपए लेना भी बेईमानी है। अब किस तरह से करप्शन होता है, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, 2016 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, लेकिन मोर देन 99% नोट वापिस बैंकों में पहुंच गए। तो वो काला धन कहां है फिर? क्या डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने ब्लैक मनी को रोक दिया है? क्या रियल एस्टेट में ब्लैक मनी रुक चुका है? क्या आज भी रियल एस्टेट में फेयर डीलिंग हो रही है? और यदि नहीं हो रही, तो फिर हमने डीमोनेटाइजेशन करके जनता को परेशान क्यों किया था? आपकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, आप ईमानदारी की पालना नहीं करवा सकते, आप रियल एस्टेट को रेगुलेट करके पूरा व्हाइट मनी नहीं करवा सकते। व्हाट्स अबाउट सोना एंड चांदी? जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था, दिल्ली का चांदनी चौक पूरी रात खुला हुआ था, सुबह 7 बजे तक जगमगा रहा था। क्या उस समय कोई किसी इनकम टैक्स ऑफिसर का यह कर्तव्य नहीं था वो जाए और उन ग्राहकों से हिसाब मांगे कि यह पैसा आपके पास कहां से आया? मित्रों, भारत वो देश है जहां हमें यह नहीं मालूम कि गरीबी की रेखा की परिभाषा क्या है। क्या 138 रुपए लेने वाले को हम गरीबी रेखा से ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे? लेकिन मैंने आपसे यह कह दिया, दावे के साथ कह रहा हूं, 30 लाख करोड़ की यदि आपकी जीडीपी है, तो 1 लाख करोड़ काला धन है, चाहे वो इनकम टैक्स चोरी के रूप में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में चोरी के रूप में हो, चाहे वो गोल्ड परचेजिंग में चोरी के रूप में हो। यदि हम ईमानदार बनेंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। बेईमानी कभी विकास का साथ नहीं दे सकती। यह उदाहरण आप यूएस का देख लीजिए, यूके का देख लीजिए, जापान का देख लीजिए, जर्मनी का देख लीजिए, स्विट्जरलैंड का देख लीजिए, साउथ कोरिया, कोरिया का ही भाई है, लेकिन जो भ्रष्ट है वो 180 नंबर पे है, एंड नॉर्थ कोरिया इज गुड फॉर नथिंग, साउथ कोरिया इज डीलिंग, हांगकांग है, फ्रांस है। किस तरह ईमानदार बने? हमें सबसे पहले अपने आप को ईमानदार बनाना होगा। ऑफिस का टाइम यदि 11 बजे का है, तो 11:05 नहीं, 11 बजने में 5 मिनट कम पे हमें ऑफिस में पहुंचना होगा। फ्रेंड्स, यदि हमें देश को उभारना है, नारों से नहीं, हमारी इनकम टैक्स व्यवस्था, हमारी सेल टैक्स तो नहीं रहा, जीएसटी व्यवस्था, हमारी कस्टम व्यवस्था, क्या ये देश के अमीर लोगों को अमीर नहीं बना रही है? फिर मेरे मुंह से निकलेगा 140 करोड़ की पॉपुलेशन यदि है, जो देश की 73% प्रॉपर्टी है, उस पर केवल 1% 1.4 करोड़ लोगों का हक है। बाकी जो 27% बचा है, उसमें रिमेनिंग 139 या 138 करोड़ 60 लाख जनता अपना जीवन यापन करती है। चिंता का विषय है। हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम सूडान से बहुत ऊपर हैं, सोमालिया से बहुत ऊपर हैं। हमें यह देखना चाहिए हम कितने ईमानदार हैं, हमारे राजनेता कितने ईमानदार हैं, हमारी पॉलिटिकल विल पावर कितनी है, जो हम कहते हैं या करते हैं। आरटीआई के माध्यम से जो मालूम पड़ा है, प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो एक साधारण चाय बेचने वाले थे, जिन्होंने अपना बचपन चाय बेच बेच के गुजारा था, और जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है ये मुझे भी नहीं मालूम। उनकी विदेश यात्राओं पर यदि 24,000 करोड़ 11 साल में खर्च हो जाए, तो देश का क्या होगा? भक्तों, जरा आंख खोल के देख लीजिए, आंख बंद करके नहीं। नमस्कार, जय हिंद।